कभी कभी सबसे बड़ा खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे के सपनों में छिपा होता है। मालगुड़ी के एक मासूम लड़के डोडू को यकीन था कि पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बड़ा खजाना छिपा है। लेकिन जब उसे सच में कुछ मिला तो वह खजाना सोने से भी ज्यादा कीमती निकला। आखिर क्या मिला डोडू को और कैसे बदल गई उसकी दुनिया? जानिए आज की कहानी डोडू। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी सड़क है जिससे होकर रोज सैकड़ों लोग अपने ऑफिस जाते हैं। वही बोरिंग सा ग्रे रंग का कंक्रीट, वही ट्रैफिक का शोर और रोजमर्रा की थकान। हाँ, जहाँ हर इंसान की नजर सिर्फ अपनी घड़ी पर होती है। बिल्कुल, सब बस भाग रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर उसी सड़क के ठीक नीचे कोई बहुत पुराना रहस्यमयी खजाना दफन हो? ओहो, ये तो बहुत ही दिलचस्प ख्याल है ना? और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस खजाने को ढूंढने वाला कोई बहुत बड़ा पुरातत्वविद या वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र शायद मुश्किल से 8 या 9 साल होगी। एक 8 साल का बच्चा खजाना ढूंढ रहा है, बहुत ही मासूम तस्वीर बनती है दिमाग में। सही कहा। तो बुक बातें में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे ही अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं। और आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बेहद खूबसूरत स्रोत है, डोडू मालगुड़ी की मासूम कहानी। एग्जैक्टली। और देखिए, आज का हमारा मिशन सिर्फ एक छोटे बच्चे की कहानी को ऊपर ऊपर से पढ़कर सुना देना नहीं है। हम एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर बड़े होने की प्रक्रिया में ऐसा क्या होता है कि हम अपनी कल्पना करने की जो जादुई शक्ति होती है उसे खो देते हैं। हाँ, और कैसे डोडू नाम का ये छोटा सा बच्चा हमें उस खोई हुई शक्ति को वापस पाने का रास्ता दिखाता है। शुरुआत करने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर हम इस पूरी कहानी के केंद्र को देखें तो ये सिर्फ एक शहर या एक बच्चे तक सीमित नहीं है। मतलब ये उससे कई ज्यादा गहरी बात कहती है। बिल्कुल। आज की इस तेज तरार दुनिया में जहां सफलता का पैमाना सिर्फ उत्पादकता और बैंक बैलेंस बनकर रह गया है, ये कहानी एक बहुत ही जरूरी पॉज बटन की तरह काम करती है। एक पॉज बटन, ये बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। हाँ, क्योंकि ये हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी जीवन में मूल्य या जो वैल्यू है ना, उसका असल अर्थ क्या है। हम अक्सर मान लेते हैं कि खजाना वो है जिसे गिना जा सके, जिसे तिजोरी में बंद किया जा सके, है ना? बिल्कुल। लेकिन मालगुड़ी की इन शांत गलियों के बीच रची गई ये कहानी इस पूरी धारणा को ही चुनौती दे डालती है। और इस चुनौती को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले माहौल में उतरना होगा जहां ये कहानी आकार लेती है। हाँ, मालगुड़ी का वो सजीव चित्रण। शुरुआत में मालगुड़ी की सुबह का जो चित्रण किया गया वो किसी सजीव पेंटिंग से कम नहीं है। दुकानों के शटर खुलने की वो भारी सी आवाज, दूर किसी पुराने मंदिर से आती घंटियों की गूंज। एग्जैक्टली। और धूल भरी सड़क पर स्कूल जाने वाले बच्चों की वो जानी पहचानी चहल पहल। इसी भीड़ और शोर के बीच हमारा परिचय डोडू से होता है, जिसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती है। हाँ, और यहाँ मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगती है। हम इंसान रोज एक ही रास्ते से गुजरते हैं। हमारा दिमाग इतनी जल्दी आदतों का गुलाम बन जाता है कि हमें अपने आसपास की चीजें दिखनी ही बंद हो जाती हैं। हम बस ऑटो पायलट मोड पर चलते हैं। बिल्कुल ऑटो पायलट। लेकिन डोडू के लिए मालगुड़ी कोई ईंट और पत्थर का बना साधारण शहर नहीं है। उसके लिए वो एक पूरी जादुई दुनिया है। उसे आसमान के बादलों में कोई जादुई दुनिया नजर आती है। सड़क किनारे खड़े किसी अजीबोगरीब पेड़ में उसे कोई छिपी हुई कहानी दिखती है। ये बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम बड़ों के दिमाग में कोई स्पैम फिल्टर लगा है। हाँ, स्पैम फिल्टर। हाँ, मतलब हमारा दिमाग किसी भी जादुई या काल्पनिक विचार को तुरंत स्पैम या कचरा मानकर डिलीट कर लेता है, ताकि हम अपने बिल भरने और ऑफिस पहुंचने जैसी बातों पर फोकस कर सकें। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन डोडू के दिमाग में ऐसा कोई फिल्टर नहीं है। ये जो स्पैम फिल्टर वाली बात आपने कही, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही सटीक बैठती है। अच्छा, मनोविज्ञान में भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे कार्यात्मक स्थिरता या फंक्शनल फिक्सनेस कहा जाता है। फंक्शनल फिक्सनेस मतलब चीजों को सिर्फ उनके काम के हिसाब से देखना। एग्जैक्टली। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसका दिमाग चीजों को सिर्फ उनके शाब्दिक उपयोग के लिए देखना शुरू कर देता है। समझ रहा हूँ। एक वयस्क के लिए एक पुराना बरगद का पेड़ सिर्फ लकड़ी है,
या ज्यादा से ज्यादा छाया देने का एक साधन है। लेकिन एक बच्चे का दिमाग जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के चरम पर होता है ना, वो हर चीज में असीमित संभावनाएं देखता है। तभी डूडू स्कूल से लौटकर नदी के किनारे भटकता रहता है। बिल्कुल, और ये विश्वास करता है कि सबसे अद्भुत चीजें वहीं छुपी होती हैं जहां लोग देखना छोड़ देते हैं। वाह। हम बड़े लोग अपनी ऊर्जा बचाने के लिए दुनिया को फिल्टर करते हैं, लेकिन इसी चक्कर में हम दुनिया का वो हिस्सा भी देखना बंद कर देते हैं जो जीवन को वास्तव में रोमांचक बनाता है। ये तो सच है, लेकिन यहाँ ना मैं थोड़ा शैतान का वकील यानी डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। चलिए देखते हैं आपका सवाल क्या है। चलिए मान लेते हैं कि डोडू का नजरिया बहुत रचनात्मक है, पर कहानी में एक मोड़ आता है जहां डोडू अपने एक दोस्त को बताता है कि उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जरूर कोई खजाना छुपा है। और उसका दोस्त उस पे हंसता है, जोर से हंस पड़ता है और डोडू को पागल कह देता है। और सिर्फ दोस्ती नहीं, जब डोडू रोज शाम उस पेड़ के पास जाकर मिट्टी हटाता है, पत्थर खुरचता है, तो शहर के बाकी लोग भी उसे देखकर मुस्कुराते हैं। हाँ, उसका मजाक उड़ाते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि क्या समाज का ये रवैया पूरी तरह से गलत है? दिलचस्प सवाल है। मतलब अगर कोई बच्चा रोज पागलों की तरह मिट्टी खोद रहा है और काल्पनिक खजाने की बात कर रहा है, तो एक पॉइंट पर बड़ों का चिंतित होना या इसे एक बेवकूफी मानना एक तार्किक और व्यवहारिक प्रतिक्रिया नहीं है? क्या समाज सिर्फ अपनी जगह पर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है? देखिए, इस नजरिए से सोचना भी बहुत जरूरी है। समाज जो प्रतिक्रिया दे रहा है वो किसी दुर्भावना या दुश्मनी से प्रेरित नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये सामाजिक अनुरूपता या सोशल कन्फॉर्मिटी का एक क्लासिक उदाहरण है। कोई भी समाज या समुदाय कुछ तय नियमों और एक साझा वास्तविकता पर चलता है। मतलब जो सबको सही लगे वही सच है। बिल्कुल। विकासवादी नजरिए से देखें तो एक कबीले को जिंदा रहने के लिए जमीन से जुड़े रहना पड़ता है। जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, उस साझा वास्तविकता से बाहर जाकर कुछ अलग बात करता है, तो समाज को वो एक खतरे या विसंगति की तरह लगता है। लोग उन चीजों से डरते हैं जो वो समझ नहीं पाते, और अक्सर उन चीजों का मजाक भी उड़ाते हैं जो उनकी समझ से बाहर होती हैं। जब शहर के लोग डोडू पर हंसते हैं तो वे असल में अपनी खुद की खोई हुई उम्मीदों और अपनी व्यावहारिक मजबूरियों को उस पर थोप रहे होते हैं, अपनी खुद की कुंठा निकाल रहे होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे असाधारण बात समाज का रवैया नहीं है, बल्कि डोडू का लचीलापन यानी उसकी रेजिलियंस है। और यही बात मुझे भी बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। कोई भी आम इंसान, यहाँ तक कि हम और आप भी, अगर लगातार समाज के ताने सुने या मजाक का पात्र बने तो हम अपने काम छोड़ देते हैं। बिल्कुल छोड़ देते हैं। हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं ताकि लोग हम पे हंसे नहीं। लेकिन डोडू को किसी की बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी धुन में मगन रहता है। लोग हंस रहे हैं, दोस्त पागल कह रहा है, फिर भी वो हर शाम वहीं मौजूद है, अपनी उंगलियों से मिट्टी खुरच रहा है। ये सिर्फ मासूमियत नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का साहस है। ये उस मानवीय क्षमता को दर्शाता है जहां एक व्यक्ति बाहरी दुनिया के शोर को पूरी तरह से म्यूट करके सिर्फ अपनी आंतरिक आवाज पर ध्यान केंद्रित करता है। और इतिहास गवाह है कि जितने भी बड़े आविष्कारक या कलाकार हुए हैं, उन्हें भी शुरुआत में दुनिया ने पागल ही करार दिया था। एकदम सही बात है। और डोडो का ये अटूट विश्वास ही कहानी को उसके सबसे चरम बिंदु यानी क्लाइमैक्स की तरफ धकेलता है। वो शाम वाला दृश्य। हाँ, श्रोताओं को उस दृश्य की कल्पना करनी चाहिए। सूरज ढल रहा है, पूरे आसमान में गहरा नारंगी रंग फैला हुआ है और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है। डोडू रोज की तरह उसी पेड़ के नीचे जमीन खोद रहा है। तभी अचानक उसकी उंगलियों से कोई सख्त चीज टकराती है। मिट्टी में कुछ चमकता है। उफ, क्या सस्पेंस है। वो तेजी से आसपास की मिट्टी हटाता है और बाहर निकलती है एक छोटी सी धातु की डिब्बी। वो पुरानी सी डिब्बी। हाँ, वो डिब्बी पुरानी है, उस पर बारीक नक्काशीदार डिजाइन बने हुए हैं और वो मिट्टी से सनी हुई है। इस दृश्य को जिस तरह से बुना गया है ना, वो अपने आप में एक मास्टर क्लास है। सच में उस पल का रोमांच ही अलग है। जरा सोचिए, जब डोडू उस रहस्यमय डिब्बी को अपने हाथ में लेकर दौड़ता हुआ घर जा रहा होगा तो उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। वो तो बहुत खुश होगा। और डोडो तो छोड़िए, अगर मैं उस जगह होता और मुझे मिट्टी के नीचे दबी एक भारी नक्काशीदार डिब्बी मिलती तो मेरा दिमाग तुरंत उसकी कीमत का अंदाजा लगाने लगता। हाँ बिल्कुल। मेरे दिमाग में चमकते हुए सोने के सिक्के, पुराने जमाने के आभूषणों या बेशकीमती हीरों की तस्वीर बन जाती। हम कितनी आसानी से इस उम्मीद में बह जाते हैं। बह ही जाते हैं। और यहाँ कहानी
एक बहुत ही चालाक नैरेटिव डिवाइस का इस्तेमाल करती है। नैरेटिव डिवाइस? थोड़ा आसान शब्दों में बताएंगी? मतलब कहानी कहने की एक तकनीक। ये हमें एक पारंपरिक खजाने की खोज या क्लासिक ट्रेजर हंट का पूरा फील देती है। समझ गया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, लेखक ने जानबूझकर इस पुरानी नक्काशीदार डिब्बी का चुनाव किया है ताकि हम भी डूडू के साथ उसी लालच में पड़ जाएं। एग्जैक्टली ये डिब्बी सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये पाठकों और श्रोताओं के दिमाग में मौजूद लालच और जो भौतिकवादी सोच है ना, उसका एक आईना है। ओहो, क्या गहरी बात है। कहानी पहले हमारे अंदर की उस कंडीशनिंग को जगाती है जो कहती है कि खजाना मतलब भारी भरकम धातु और सोना। हाँ, हमारी उम्मीदों को जानबूझकर आसमान तक ले जाया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अगले ही पल जब डिब्बी खुले तो उसका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो वो इतना गहरा हो कि वो जीवन भर के लिए एक सबक बन जाए। वाह। हम बाहरी मूल्य या एक्सट्रिंसिक वैल्यू के इतने आदी हो चुके हैं कि हम आंतरिक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू को पहचानना ही भूल गए हैं। ये आंतरिक और भारी मूल्य वाली बात इस कहानी के अगले हिस्से को समझने की सबसे बड़ी चाबी है। अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। डिब्बी खुलती है और क्या निकलता है अंदर से? कोई सोना नहीं, कोई हीरे नहीं, कोई राजसी आभूषण नहीं, कुछ भी नहीं। उस भारी भरकम रहस्यमयी डिब्बी के अंदर बस एक पुराना मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा है। एक चिट्ठी जिसके शब्द समय के साथ हल्के पड़ गए हैं। और उस चिट्ठी पर जो लिखा है वो बहुत खास है। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। उस पे लिखा है, जो इस डिब्बी को पाए वो याद रखे कि असली खजाना सोना नहीं बल्कि जिज्ञासा और सपने हैं। वही जीवन को अद्भुत बनाते हैं। कितनी खूबसूरत लाइन है। खूबसूरत तो है, लेकिन अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूं तो अगर मैंने हफ्तों तक मिट्टी खोदी होती, लोगों की बातें सुनी होती और अंत में मुझे ज्ञान से भरा एक कागज का टुकड़ा मिलता, तो आपको गुस्सा आता? बहुत तेज गुस्सा आता। शायद मैं उस डिब्बी को उठाकर सीधा नदी में फेंक देता। ज्यादातर लोग शायद यही करते। लेकिन डोडू की प्रतिक्रिया यहाँ पूरी तरह से अप्रत्याशित है। वो निराश नहीं होता, वो रोता नहीं है। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। और डोडू का मुस्कुराना मानव मनोविज्ञान के एक बहुत ही गहरे रहस्य को उजागर करता है। वो कैसे? देखिए, जब हम डोडू की इस पूरी यात्रा का विश्लेषण करते हैं तो समझ आता है कि उसका असली लक्ष्य कभी भी सोना या भौतिक संपत्ति हासिल करना था ही नहीं। मतलब उसे अमीर नहीं बनना था? नहीं, उसे तो बस अपने विश्वास को सही साबित करना था। हफ्तों तक उस पेड़ के पास जाना, हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जमीन खुरचना, अपनी कल्पनाओं में उस खजाने की तस्वीर बनाना। ये जो पूरा प्रोसेस था। एग्जैक्टली, यही वो प्रक्रिया थी जो उसे खुशी दे रही थी। मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं कि हमारा दिमाग किसी चीज को पाने से ज्यादा उसकी खोज की प्रक्रिया में डोपामाइन रिलीज करता है। अरे वाह, डोपामाइन यानी खुशी का हार्मोन। हाँ, उस कागज की चिट्ठी ने बस उस बात की पुष्टि कर दी जिसे उसका अवचेतन मन पहले से जानता था कि असली मजा तो ढूंढने में है। ये इस दर्शन का सबसे सुंदर उदाहरण है कि सफर ही असली मंजिल है। सफर ही असली मंजिल है, ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। यानी डोडू को जो डिब्बी मिली उसने उसकी यात्रा को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे एक नया आयाम दे दिया। हाँ, ये एक टर्निंग पॉइंट था उसके लिए। इसके बाद डोडू मिट्टी खोदना बंद कर देता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जिस जादू को वो जमीन के नीचे ढूंढ रहा था वो असल में उसके अपने दिमाग में है, उसके देखने के नजरिए में है। बिल्कुल। अब वो हर दिन हर जगह एक नई कहानी और नया खजाना ढूंढने लगता है, छोटी छोटी चीजों में। हाँ, वो एक उड़ती हुई तितली में, बारिश की बूंदों में या किसी पुराने खंडर में खजाना खोजने लगता है। उसने भौतिक दुनिया के पार देखना सीख लिया। और इस पूरी घटना का सबसे शक्तिशाली प्रभाव सिर्फ डोडू पर नहीं पड़ता, मालगुड़ी के समाज पर भी पड़ता है। बिल्कुल। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि जो लोग कल तक डोडू को पागल कहते थे, उस पर हंसते थे, उनके नजरिए में एक भारी बदलाव आ जाता है। वो लोग भी उसे समझने लगते हैं। वे डोडू को उसी खुशी और चमक के साथ जिंदगी जीते हुए देखते हैं। अंततः वे ही लोग आपस में फुसफुसाते हैं कि अगर इस पूरी दुनिया में किसी के पास सच में कोई खजाना है तो वो डोडू है। क्या बात है। यह इस बात का प्रमाण है कि जब कोई एक व्यक्ति अपने सत्य पर पूरी दृढ़ता से टिका रहता है तो वह अंततः समाज के कठोर और रूढ़िवादी नजरिए को भी झुका देता है। समाज को हार माननी ही पड़ती है। हाँ, समाज को भी ये स्वीकार करना पड़ता है कि जिस खुशी के पीछे वे जीवन भर अंधों की तरह भाग रहे हैं, वो खुशी डोडू ने अपनी जिज्ञासा और सपनों में पहले ही पाली है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर हम एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करें
तो मालगुडी की इन धूल भरी गलियों से निकली ये मासूम सी कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बहुत बड़ा सबक। यह हमें सिखाती है कि हमने बड़े होने की प्रक्रिया में अपनी जिस सुपर पावर को खो दिया है वो है बिना किसी शर्त के कल्पना करने की आजादी। सही कहा आपने। जब तक हमारे अंदर ये पूछने की आग बाकी है कि इसके आगे क्या है या क्या कुछ और भी संभव है, तब तक हम मानसिक रूप से जिंदा हैं। जिज्ञासा ही जीवन है। बिल्कुल। बैंक के खाता या लॉकर में रखा सोना हमें सुरक्षा तो दे सकता है, लेकिन जीवन को अद्भुत और रोमांचक बनाने का काम सिर्फ हमारे सपने ही कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि ये कहानी एक ऐसे आईने की तरह है जिसे देखकर शायद हम सबको अपनी उस खोई हुई मासूमियत और अपनी बंद हो चुकी जिज्ञासा पर थोड़ा अफसोस होता है। क्या बात कही आपने। तो आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए ये एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात है। श्रोताओं को इस पर जरूर सोचना चाहिए। आज रात सोने से पहले एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा, अगर आज के इस डिजिटल तेज तर्रार और सोशल मीडिया के शोर शराबे वाले युग में हम में से किसी को जमीन के नीचे दबी वो पुरानी नक्काशीदार डिब्बी मिल जाए तो क्या होगा? तो क्या हम उस पुरानी फीकी पड़ी कागज की चिट्ठी की असल अहमियत को समझ पाएंगे? बहुत गहरा सवाल है। या फिर हम उसे महत्वहीन समझकर उसका कोई बाजार मूल्य न होने के कारण उसे उसी वक्त कचरे में फेंक देंगे? ज्यादातर लोग शायद फेंक ही देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कंक्रीट के रास्तों पर चलते चलते और मोबाइल स्क्रीन्स की नकली चमक के पीछे भागते भागते अपनी जिज्ञासा और अपने सपनों को हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया है? सोचने वाली बात है। इस विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बुक बातें के सफर में हमारे साथ जुड़ने और इसे इतनी तल्लीनता से सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप इस ऑडियो को लाइक करें, इस पर अपने विचार कमेंट करके हमारे साथ साझा करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकन भी दबाएं। बिल्कुल। ऐसे ही और बेहतरीन, ज्ञानवर्धक और आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाले कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, यानी ट्यून इन करें। और हाँ, ताजा अपडेट सबसे पहले और तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए और सपनों को उड़ान देते रहिए।